Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Steady with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be discussing another type of elastic modulus that is bulk modulus. तो guys जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ that there are three types of elastic moduli that are the young modulus, bulk modulus and shear modulus. मैं यंग मॉडुलस की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। याद से उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इन तीनों के बारे में नो अबाउट होना ज़रूरी है। सेकंड शेयर मॉडुलस की वीडियो बहुत सून इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी तो आप उससे भी देख सकेंगे मेरे चैनल पे बहुत जल्द। आखिरी टॉपिक है हमारे पास वो है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस बेसिकली इज़ अनदर टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। तो बल्क को समझने पहले से हम रिकॉल करते हैं कि इलास्टिक मॉडुलस हमारे पास क्या था। तो इलास्टिक मॉडुलस बेसिकली डील करता है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और उसकी शेप, साइज़, वॉल्यूम या लेंथ में चेंज आए, तो जब वो फोर्स हम हटा दें तो वो चेंज जो है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप, साइज़ या मास में या वॉल्यूम पे पहुंच जाए, तो वो हमारे पास है इलास्टिक मॉडुलस इस फिनोमेना को डील करता है, इलास्टिसिटी को डील करता है। अब जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है उस फैक्टर को इलास्टिसिटी के बल्क मॉडुलस डील करता है। यानी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूं और उस ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, तो अगर उस फोर्स को रिमूव कर वॉल्यूम दोबारा से ओरिजिनल हो जाए तो उस पूरे फिनोमेना को बल्क मॉडुलस डील करता है। तो इस पॉइंट की डेफिनेशन हम इजीली ड्राइव करते हैं, दैट वुड बी इट डील्स विद द डिफॉर्मेशन in volume of an elastic object. इलास्टिक ऑब्जेक्ट से मुराद वही ऑब्जेक्ट जो आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज, शेप एंड वॉल्यूम। यानी इट डील्स विद द डिफॉर्मेशन इन वॉल्यूम ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। यानी एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट की जो डिफॉर्मेशन होती है उसकी वॉल्यूम पे उसको डील करती है। अब बल्क मॉडुलस के लिए एक कंडीशन भी हम कहते हैं, एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट कि बल्क मॉडुलस पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन शेप। अब यहाँ जो गाइस हम वॉल्यूम को समझते हैं वो बहुत बेसिक टर्म है कि वॉल्यूम इज़ बेसिकली द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितनी स्पेस एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करेगा उतनी उसकी वॉल्यूम है। जैसे कि ये जो स्फेयर है ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई, उसका साइज़ बड़ा है, लेकिन जो ये स्फेयर है ये लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्योंकि उसकी जो साइज़ है वो छोटा है। तो बल्क मॉडुलस पे हम जिस ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉर्म करना चाहते हैं उस पर डिफ़ॉर्मिंग फोर्स इस तरह अप्लाई करें कि उसका जो शेप है वो मेंटेन रहे इरिस्पेक्टिव उसका साइज़ छोटा हो या बड़ा हो। इसको एक डायग्राम से एलैबोरेट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये एक स्क्वायर है जिसे मैंने डिफ़ॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करनी है, तो अगर तो मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में डिफ़ॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करती हूँ इस डायरेक्शन पे, तो फिर मेरे पास क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगी, वॉल्यूम कम होगा, साइज चेंज होगा, बट शेप चेंज हो जाएगी। ये पहले स्क्वायर था, अभी कुछ रॉड शेप सा सिलेंड्रिकल शेप का बन गया। इसी तरह अगर मैं दोनों साइड पे फोर्स अप्लाई करती हूँ, इस तरह कर लूँ और बेशक इस तरह मैं फोर्स अप्लाई कर लूँ, फिर मेरे पास किस तरह होगा? फिर मेरे पास ये बॉडी कुछ इस तरह बन जाएगी। यानी यहाँ भी जिसकी शेप है वो चेंज हो गई है, एक रॉड शेप से चेंज शेप बन गई है। लेकिन अगर मैं इस बॉडी की ऑल डायरेक्शंस पे फोर्स अप्लाई करूँ, यानी एक ये रो है, एक ये रो है, इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई करूँ, तो फिर मेरे पास क्या होगा कि जो ये स्क्वायर है ये साइज़ पे छोटा तो हो जाएगा मगर इसकी शेप वही रहेगी जो इसकी पहले थी। तो यहाँ से इस कंडीशन को कैसे हम फुलफ़िल करते हैं ताकि शेप चेंज ना हो, इस कंडीशन को हम ऐसे फुलफ़िल करेंगे कि हम उस बॉडी की हर साइड पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फ़ोर्स अप्लाई करेंगे और इस तरह अप्लाई करेंगे कि जो फोर्सेस हैं वो इस तरह आपस में परपेंडिकुलर 90 के एंगल उनके दरमियान बने। यानी एक फ़ोर्स ये आ रही है, एक फ़ोर्स यहाँ से, इन दोनों के सेंटर पे 90 का एंगल बने। तो यानी इसमें एक बात याद रखनी है कि बल्क मॉडुलस पे चेंज
होता है सिर्फ वॉल्यूम में एंड साइज में, शेप में कोई चेंज नहीं होता। एंड इट्स अ वेरी फेमस एमसीक्यू, एमडी कैट में भी अक्सर आया है और एफबीआईसी के पेपर से भी एक दो दफ़ा अक्सर हुआ है कि वो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम इन बल्क मॉडुलस, और ऑप्शन है हमारे पास साइज, शेप, वॉल्यूम, और ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज होता है। तो उस पर आपने सिर्फ शेप को टिक करना है, बाकी वॉल्यूम और साइज वेरी करते हैं, ये बात याद रखनी है। अब आगे हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ कि इसकी डेरिवेशन क्या है। तो गैस जैसे कि मैंने पहले इलास्टिक मॉडुलस की बताई थी आपको पिछले लेक्चर में कि इलास्टिक मॉडुलस हमारे पास जो कि उसकी कहते ना कि एक रेफरेंस, एक जनरल सा उसका फॉर्मूला है, वो है इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात कर रही हूँ तो चूँकि बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन को डील कर रहा है, तो यहाँ जो स्ट्रेस है अब उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि मैं वॉल्यूम को डील कर रही हूँ, मैं यहाँ कर दूँगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो देखी है उनके लिए तो बहुत आसान होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन करना, बट जो कि न्यू ब्लूमर्स हैं उनको बताती चलूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है। तो पहले स्ट्रेस की वजह निकाल लेते हैं। स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कितने एरिया पे हमने कितनी फोर्स अप्लाई की है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब चूँकि ये प्रेशर के इक्वल भी है, क्योंकि प्रेशर की हमारे पास यूनिट क्या होती है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ये हमने कोई 9th क्लास में पढ़ा था, एफ ओवर ए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पी को हम स्ट्रेस से रिप्लेस कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एरिया। अब यहाँ प्रेशर का टर्म हम क्यों इन स्पेसिफिक यूज़ करें, क्योंकि जो बल्क मॉडुलस है वो वॉल्यूम के साथ डील करते हैं। वॉल्यूम किस किस का, तीन चीज़ें ये डील करता है हमारे पास। या तो ऐसे सॉलिड्स होंगे जो कि फिक्स्ड यानी बहुत रिजिड नहीं होंगे, यानी थोड़े हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबल सॉलिड्स पे डील करता है। और सेकंड हमारे पास आते हैं फ्लूइड्स पे, जिसके अंदर हमारे पास गैसेज और लिक्विड्स आती हैं, उनको ये हमारे पास जो है बल्क मॉडुलस डील कर रहा होता है। तो हम यहाँ स्ट्रेस की जगह प्रेशर भी लिख लें, क्योंकि प्रेशर इज बेसिकली द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इन अ लिक्विड या फिर इन अ सॉलिड। तो हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस की जगह प्रेशर लिख लें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब यहाँ से मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकालूँ तो स्ट्रेन मेरे पास क्या होता है, स्ट्रेन बेसिकली होता है जो चेंज इन लेंथ है या फिर चेंज इन वॉल्यूम है उसका रेशियो विद द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। इधर लिख लेते हैं हम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास होगा स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओरिजिनल वॉल्यूम वी। अब जो डेल्टा वी है हमारे पास किसके इक्वल है, ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम दैट इज गेन्ड और लूज। ठीक हो गया। अब यहाँ हम इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब नेगेटिव साइन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है या फिर मिनिमम कुछ ऐसा है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये चीज़ शो करता है कि जो वॉल्यूम है वो कम हुआ है, इसका न्यूमेरिकल्स में कोई काम नहीं होता। तो अब अगर मैं इस स्ट्रेस यानी प्रेशर की वैल्यू लूँ और इस स्ट्रेन की वैल्यू लूँ और इसको इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस है मेरे पास एफ ओवर ए, अब सिंपल मैं प्रेशर लिख देती हूँ, प्रेशर ओवर वॉल्यूम। मेरे पास स्ट्रेन क्या है, डेल्टा वी ओवर वी, यहाँ नेगेटिव। अब ये तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई बल्क मॉडुलस की। अब अगर तो आपके पास वो प्रेशर देते हैं तो सिंपली आप पी की वैल्यू लगाएं, अगर तो वो आपको एफ और ए की वैल्यू फोर्स और एरिया देते हैं फिर चाहे तो आप पहले प्रेशर निकालें एक स्टेप पे, या फिर इसी के अंदर आप कुछ इस तरह एफ ओवर ए लिख के कुछ इस तरह का ये फॉर्मूला कर लें और इस पर
वैल्यूज़ निकाल के आंसर निकालें। अब अगेन दोबारा से बता रही हूँ, जो ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ यूज़ किया है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। इसका सिर्फ ये मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। अब जब भी हमें न्यूमेरिकल्स पे इसको लेना है, हम हमेशा बल्क मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। नेगेटिव लेकर आपने गलती नहीं करनी है। डेरिवेशन पे लगाने का मकसद सिर्फ आइडेंटिफाई डेजिग्नेट करना है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका न्यूमेरिकल्स में कोई काम नहीं है। तो गाइज़, यहाँ के हमारी आज की शॉर्ट सी वीडियो अपने एंड को पहुँचती है। आई होप आपको बल्क मॉडुलस समझ आया होगा। ये बहुत ईज़ी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी फिंगर टिप्स में हो तो बहुत से छोटे-छोटे एमसीक्यू, तो शॉर्ट क्वेश्चन इन चीज़ों में से आ जाते हैं। तो आई होप आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन पे अपने सारे क्वेश्चंस, कोई भी बात आप कहना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सबको आंसर करूँ। इसके अलावा अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ताकि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो गो एंड हिट द सब्सक्राइब आइकन राइट नाउ, बिकॉज़ आई एम वेटिंग। अगर आपने किया हुआ है, सो कंटिन्यू वॉचिंग स्टडी विद हतीजा, एंड आई लव टू हियर फ्रॉम यू हाउ यू आर फीलिंग अबाउट माई वीडियोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।